अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज इस्लामाबाद से एफआईए ने वज़ीर आज़म इमरान खान के माजी के बहुत करीबी दोस्त और उनकी मौजूदा हुकूमत के शदीद नाक़िद मोहसिन बेग को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी वफाकी वज़ीर मुराद सईद की उस शिकायत पर की गई है जिसकी एफआईआर आज ही लाहौर में दर्ज की गई और जिसमें इल्ज़ाम मुराद सईद की शोहरत और साख को नुकसान पहुँचाने का था। लाहौर में दर्ज मुराद सईद की शिकायत के कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद में F8 सेक्टर में मोहसिन बेग के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदालत ने एफआईए की इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस गिरफ्तारी से मुताल्लिक कई संगीन सवालात उठ रहे हैं, मगर इस पर जाने से पहले बात करेंगे कि गिरफ्तारी कैसे पेश आई। आज सुबह इस्लामाबाद में एफआईए ने मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा और इस दौरान एक ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई। एफआईए की टीम जब मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो मोहसिन बेग की तरफ से मज़ाहमत की गई, फायरिंग की गई, अहलकारों पर तशद्दुद भी किया गया और बाद में मोहसिन बेग ने दावा किया कि अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे, उन्हें लगा के डाकू हैं। अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। फिर एक तवील अमल के बाद एफआईए की टीम ने मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके हवालात में मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने मोहसिन बेग पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत एफआईआर दर्ज करके इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। जबकि मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके वकील ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत ने मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और तवील समाअत के बाद अदालत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया, मगर वो अब भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के फैसले के तहत पुलिस की हिरासत में है। मगर जब मामला सेशन कोर्ट में गया जिसकी समाअत सेशन जज जफर इकबाल ने की तो मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए। समाअत के दौरान मोहसिन बेग के वकील राहिल कुरैशी ने अदालत को बताया कि सुबह सवेरे सादा कपड़ों में लोग मोहसिन बेग के घर आए, कौन लोग थे, कहां ले जा रहे थे, कुछ मालूम नहीं। एसपी और डीएसपी से वारंट गिरफ्तारी और सर्च वारंट मांगे गए जो उन्होंने नहीं दिए। एसपी ने सादा कपड़ों में मलबूस अफराद को घर पर धावा बोलने का हुक्म दे दिया। सादा कपड़ों में अफराद ने बच्चों को मारा, मोबाइल फोन तोड़ दिए और मोहसिन बेग को साथ ले गए, जिसके बाद अदालत ने एसएचओ थाना मागला को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। और जब एसएचओ पेश हुए तो जज ने उनसे सवाल किया कि एफआईआर एफआईए की थी, आपका क्या काम था, मोहसिन बेग कहाँ हैं? जिस पर एसएचओ ने जवाब दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, इसलिए मोहसिन बेग को नहीं लाए। जिस पर जज ने रिमार्क दिए कि पहले मोहसिन बेग को लेकर आएं, फिर देखेंगे। मोहसिन बेग के वकील ने अदालत को बताया कि यह मुकदमा अभी 12:40 का है। एफआईए और थाना मागला पुलिस ने झूठा मुकदमा दिया। जज ने एसएचओ से सवाल किया कि रोजनामचा और मुकदमे का रजिस्टर किधर है। एसएचओ ने जवाब दिया कि वो अब मैनुअल नहीं है। जज ने रिमार्क दिए कि इसे अदालत में पेश करें, 3 बजे तक इस केस का फैसला करना है। जज ने पुलिस से सवाल किया कि क्या एफआईए का मुद्दई भी आपके साथ आया है? पुलिस ने जवाब दिया मुद्दई मुराद सईद है। जज ने सवाल किया तो ये जख्मी बंदा कौन है? पुलिस ने जवाब दिया कि ये एफआईए का अहलकार वसीम सिकंदर है। इस दौरान मोहसिन बेग के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर का मुकदमा है और 8:30 बजे एफआईए टीम इधर मौजूद थी। ये घर में बगैर सर्च वारंट दाखिल हुए हैं। जिस पर जज ने रिमार्क दिए कि दोनों रिकॉर्ड दिखाएं, देखते हैं लाहौर का मुकदमा है, क्या सर्च वारंट है, एफआईए का रिकॉर्ड किधर है, फोटोकॉपियां मत दिखाएं, सारी शिकायत कुनंदा टीम इधर है, आपके पास कुछ भी नहीं है। गिरफ्तारी किस वक्त डाली है, सब रिकॉर्ड पेश करें। हिरासत गैर कानूनी साबित हुई तो कार्रवाई होगी। हमें एफआईए का रिकॉर्ड और थाना मरगला का मुकदमा दें, फिर आपकी बात सुनेंगे। जिस पर पुलिस ने कहा कि 5 मिनट का वक्त चाहिए, अभी पेश करते हैं। जिस पर जज ने रिमार्क दिए कि मैंने तो कब का कहा है, अभी तक नहीं लाए हैं। आप सारा पुलिस और एफआईए रिकॉर्ड भी अदालत को दें। मुकदमा लाहौर में हुआ, छापा कैसे मारा, इनको किसने इख्तियार दिया, इसका मतलब एफआईए का पर्चा कहीं भी हो, छापा आपने मारना है। जिस पर एफआईए हुकाम ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। जज ने रिमार्क दिए कि किस कैपेसिटी में एफआईए का बंदा घर पर गया है, एफआईए का बंदा किधर है। एफआईए हुकाम ने जवाब दिया कि सर्च वारंट और एफआईआर मौसूल हुई तो हमने छापा मारा। मोहसिन बेग के वकील ने अदालत को बताया कि 9 बजे एफआईआर हुई, 8:30 बजे टीम घर पर पहुंची हुई थी। हमला भी खुद किया और दहशतगर्दी की दफा भी लगा दी। मोहसिन बेग के बेटे को भी ले गए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं। पुलिस एफआईआर भी बैलिफ के बाद हुई है। एसएसपी ने खुद कहा कि वजीर आजम के अहकामात पर ऐसा कर रहे हैं। सिविल कपड़ों में मलबूस लोग घर में दाखिल हुए तो हमने 15 पर कॉल की, हमारी दरख्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा। इस केस में पहले इंक्वायरी होती, मेरे मोक्कल को कोई नोटिस भी नहीं मिला। जज ने एफआईए हुक्काम से सवाल किया कि क्या आपने कोई नोटिस भेजा है, आप तो इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जज के रिमार्क्स के बाद एसएचओ थाना मगला रिकॉर्ड और मोहसिन बेग के साथ अदालत में पेश हुए और मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मैं घर पर सोया हुआ था, बीवी और बहू की चीखों की आवाज़ें आईं जिस पर मैं जागा। धमकियां 2-3 दिन से मिल रही थीं। सिविल कपड़ों में लोग घर में दाखिल हुए, मैंने एक को पकड़ दिया, बाकी भाग गए। मेरी कॉल पर पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि आपको थाने जाना होगा। मुझ पर थाने में तशद्दुद किया गया। मैंने कहा आपकी हिरासत में हूँ, मुझे क्यों मारते हैं, मेरा असलहा लाइसेंस वाला था। बंदे घर में दाखिल हुए। जज ने सवाल किया
कि क्या FIA के मुकदमे में गिरफ्तारी हुई थी, क्या लाहौर FIA टीम का कोई बंदा साथ में था, जिसके बाद अदालत ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया और थोड़ी देर बाद तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे को गैर कानूनी करार दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक SHO ने अपनी FIR में इल्जाम लगाया है कि 10:30 बजे उन्हें वायरलेस पैगाम मौसूल हुआ कि FIA की टीम एडिशनल डायरेक्टर अयाज की सरबराही में मोहसिन बेग के घर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची है और फिर वो खुद और पुलिस हुक्काम FIA की मदद के लिए जाए वकूआ पर पहुंचे। अदालती फैसले के मुताबिक SHO ने अपनी FIR में इल्जाम लगाया कि FIA की टीम ने मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मोहसिन बेग और उनके बेटे जो मुसल्लह थे अपने 7 से 8 मुलाजिमों के साथ लड़ाई करने लगे और फिर मोहसिन बेग ने FIA की रेडिंग पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से इलाके के रिहायशियों में खौफ और हिरास पैदा हो गया। मोहसिन बेग ने अपनी पिस्तौल के बट FIA के एहलकार के सर पर मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। मुल्जिमान ने रेडिंग पार्टी को पकड़कर उन पर तशद्दुद किया और इस हवाले से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। अदालती फैसले के मुताबिक SHO ने इस हवाले से FIA लाहौर में मुराद सईद की शिकायत पर पीका एक्ट के तहत दर्ज FIR की कॉपी दिखाई। अदालत ने अपने फैसले में फिर लिखा कि ये FIR आज लाहौर में 9 बजे दर्ज हुई और ये बहुत ही नाकाबिले यकीन है कि जो FIR 9 बजे दर्ज हुई और 9:30 बजे तहकीकाती टीम पुलिस स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मौजूदा हकाइक की रोशनी में यह बात बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि लाहौर से कोई रेडिंग पार्टी मोहसिन बेग के घर पर छापे के लिए रवाना नहीं हुई और SHO भी FIA लाहौर के किसी भी हुक्काम या मुतल्लिका रिकॉर्ड को पेश करने में अब तक नाकाम हुए हैं। SHO ने सिर्फ अपनी FIR का रिकॉर्ड पेश किया है, जिसमें ना पुलिस डायरी में लोगों के बयानात थे, ना मुबैना तौर पर मुल्जिम की जानिब से चलाई जाने वाली गोलियों का कोई रिकवरी मेमो था और ना ही रिहायशियों में से किसी को भी तहकीकात में शामिल किया गया और ना ही FIA के किसी रुकन ने SHO के मौक़िफ़ की अब तक तायीद की है। मोहसिन बेग को अब तक FIA के असल केस में गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि FIA और मागला पुलिस स्टेशन की FIR से यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो रेड मोहसिन बेग के घर पर मारा गया वो गैर कानूनी था और रेड करने वाले लोग गैर मुतल्लिका लोग थे, जिनके पास रेड मारने का इख्तियार ही नहीं था। SHO ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बजाय सिर्फ जाली कारकर्दगी जाहिर करने के लिए अपनी FIR दर्ज कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक इस वक्त मोहसिन बेग जख्मी हालत में अदालत में मौजूद हैं और वो दोनों FIRs में दर्ज इल्जामात की नफी कर रहे हैं। इस केस में SHO का मिसकंडक्ट बिल्कुल वाज़ेह है और ये भी हकीकत है कि मुल्जिम मोहसिन बेग को इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उस अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और इस वक्त मुल्जिम जो इंसदाद दहशतगर्दी की जुडिशल कस्टडी में है और वही अदालत बेहतर पोजीशन में है कि केस मेरिट्स को देखकर मुल्जिम की तहवील का तयन करे। इसलिए इस दरख्वास्त को इस हिदायत के साथ निपटाया जाता है कि अगर दरख्वास्त दायर की जाती है तो SHO मुल्जिम की दरख्वास्त को कानून के मुताबिक और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक सुने। इस फैसले की कॉपी इस्लामाबाद के IG को भी भिजवाई जाए ताकि SHO के खिलाफ ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई हो सके। यानी अदालत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि SHO के ही खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया और वाज़ेह किया कि जो मुराद सईद की दरख्वास्त थी उस पर तो गिरफ्तारी हुई है नहीं, बल्कि वैसे गिरफ्तारी हो गई। मुराद सईद की दरख्वास्त में क्या था कि अचानक FIA इतनी तेज़ी से मुतहर्रिक हो गई। आपको बताते हैं FIR के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद की शिकायत पर 16 फरवरी को इंक्वायरी रजिस्टर की गई। मुराद सईद ने बयान दिया कि वो तमाम वज़रा में कारकर्दगी से मुताल्लिक पहले नंबर पर आए और उन्हें वज़ीर आज़म की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड भी दिया गया। जबकि 10 फरवरी को टॉक शो G4 गरीदा में मोहसिन बेग ने गैर मुनासिब और घटिया ज़बान इस्तेमाल करके मेरी किरदार कुशी की। मुबैना मुल्जिम ने दीगर शुरका की मौजूदगी में एक बेबुनियाद कहानी को नाजेबा ज़बान के साथ मुझसे मंसूब किया और वही बाद में यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक समेत सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इससे मेरी पब्लिक इमेज तबाह हुआ। FIR के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर टॉक शो G4 गरीदा की एक वीडियो फैलाई जा रही है जिसमें मोहसिन बेग ने एक सवाल पर रिमाज देते हुए कहा कि पता नहीं वो रिहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं वो किस लिए मुतमईन होंगे, उनसे आई डोंट नो प्रोजेक्ट्स का मुझे नहीं पता। FIR के मुताबिक यहाँ मामला यह है कि पैनल में मौजूद मोहसिन बेग ने एक मोहतात तरीके से मुराद सईद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कुछ वाक़यात मंसूब किए हैं जिससे वज़ीर आज़म की शख्सियत पर तोहमत लगाई गई है और जिससे अवाम में गैर यकीनी पैदा हुई है। FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने बगैर किसी वजह के नाजेबा रिमार्क्स का इस्तेमाल किया, जबकि जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया वो ख़ास तौर पर एक झूठी स्टोरी है। ये तौहीन, अफवाहों और जाली और गैर हकीकी वाक़यात पर मबनी है जो रिहाम खान की लिखी गई किताब के सफ़ा नंबर 273 पर मौजूद है और जिसका मकसद बदअमनी और अवाम में नस्ली नफरत और अवामी सुकून को नुकसान पहुँचाना था। FIR के मुताबिक इस किताब की रोशनी में इस टॉक शो में मोहसिन बेग ने अपनी राय का इजहार किया जिसका मकसद
एक इंसान की शख्सियत को नुकसान पहुंचाना था और मुबैना शख्स ने बगैर किसी तस्दीक के अपने मज़मूम मकासद के लिए शिकायत कुनुंदा की साख को मुतासिर करना था और इस तहरीरी अफवाह की तस्दीक किए बगैर उन पर जिनसी तौर पर किसी फेल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। मोहसिन बेग ने उनके ज़ाती वक़ार को नुकसान पहुंचाकर ज़ाहिरी तौर पर पीका एक्ट की मुख्तलिफ शिकों के तहत जुर्म सरजद किया है। FIR के मुताबिक इस तगाज़ा को मोहसिन बेग के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए भेजा गया है, जबकि तफ्तीश के दौरान दीगर अफराद के किरदार को जांचा जाएगा। वीडियो के मुताल्लिक टेक्निकल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। अब आम बात यह है कि यह FIA लाहौर में दर्ज की गई। FIR में रिपोर्टिंग की तारीख 16 फरवरी यानी आज की दर्ज है, जबकि रिपोर्टिंग का वक्त 9 बजे लिखा है और 9:30 बजे तहकीकाती टीम इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर के लिए रवाना हुई, जिसके बाद ये सारा का सारा वाक़या पेश हुआ। आज अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए मोहसिन बेग ने कहा कि मैंने कौन सी बात कही है, रिहाम खान की किताब मार्केट में मौजूद है, उसकी नफ़ी नहीं की गई, ना ही उसके खिलाफ कोई केस किया गया। पुलिस और FIA एहलकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया। किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रिहाम खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की। FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? उसकी देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। मुल्ज़िम मोहसिन बेग ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में रिहाम खान की किताब का हवाला दिया और उससे जो इशारा दिया वो ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक है। मुराद सईद की कारकर्दगी पर तनकीद हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जानी चाहिए, उनकी तारीफ़ हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जानी चाहिए, ना कि उनकी शख्सियत को ज़ाती हमलों से मुतनाज़े बनाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो मोहसिन बेग ने प्रोग्राम में कहा, अगर वो जुर्म है तो इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर खुद अदालत के मुताबिक जो कार्रवाई की गई वो कानून के मुताबिक नहीं थी। मगर साथ ही मोहसिन बेग की तरफ से मुज़ाहमत भी की गई, फायरिंग भी की गई, एहलकार पर तशद्दुद भी किया गया, वो भी गैर कानूनी है। बहरहाल जिस तरीके से ये गिरफ्तारी सामने आई और इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमती इदारे उस वक्त ही मुतहर्रिक होते हैं जब तनकीद हुकूमत पर हो रही हो, हुकूमत या हुकूमती शख्सियात से जुड़े लोगों से मुतालिक बात हो रही हो, वरना इदारे मुतहर्रिक नहीं होते हैं, ना कानून हरकत में आता है और ना तेज़ी से कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन वज़ीर आज़म, उनके ख़ानदान या ख़ास वज़रा से मुतालिक जो भी बात करे उस हवाले से इदारे फ़ौरी और गैर मामूली इक़दाम करते हैं और कानून से तजावुज़ करके इक़दाम करते हैं। अब ये बहस नहीं है कि हुकूमत या हुकूमत से जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग बात कर रहे हैं वो बात सही है या गलत है, काबिल मज़म्मत है या काबिल तारीफ़ है। बहस ये है कि वही कवानीन, वही इदारे और वही निज़ाम दूसरों के लिए हरकत में क्यों नहीं आते और सिर्फ हुकूमत के लिए वो गैर मामूली तौर पर क्यों मुतहर्रिक हो जाते हैं। वज़ीर आज़म खुद कहते रहे हैं कि ताकतवर के लिए अलग और कमज़ोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत वज़ीर आज़म की है तो ताकत में वो हैं, तो ताकतवर के लिए और दूसरों के लिए अलग अलग कानून क्यों है। इन सवालात से ऐसी कार्रवाइयों पर इंतकामी कार्रवाई का शुबा पैदा होता है, यानी इदारे हतक इज़्ज़त और साथ मुतासिर करने से मुतालिक हुकूमती केसेस पर और हुकूमती मुखालिफ से मुतालिक तो मुतहर्रिक हुए हैं, मगर सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों की तरफ से मुसलसल शिकायतों के बावजूद FIA टस से मस नहीं होती है और इससे ये तासुर मिलता है कि इदारे हुकूमती टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसे यकतरफ़ा कार्रवाइयों पर सियासी इंतकाम का शुबा जन्म लेता है। हतक इज़्ज़त किसी की भी हो, काबिल मज़म्मत है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर सबके साथ यकसा और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कहीं पर खामोशी और कहीं पर गैर मामूली इक़दामात सवालात को जन्म देते हैं। सिर्फ गरीदा फारूकी ही की मिसाल ले लें, उनके प्रोग्राम के हवाले से जो शिकायत की गई उस पर कार्रवाई की गई, मगर प्रोग्राम के बाद जो कुछ ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चलाए गए उनमें गरीदा फारूकी के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई, उनकी तस्वीर को एडिट करके उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वुज़रा ने हैशटैग करके काफ़ी सारे ऐसे मुतनाज़ ट्रेंड को और ज़्यादा प्रमोट किया। साथ ही गरीदा फारूकी ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि एक नहीं 2 पाकिस्तान की इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। गलीज़ ट्रेंड्स वज़ीर आज़म से पहले मेरे खिलाफ बनाए गए, लेकिन रियासत ने कोई मुकदमा दर्ज किया और ना किसी को गिरफ्तार किया, बल्कि मैं तो ये तक कहूँगी कि मेरी इस वक्त तक 6 दरख्वास्तें FIA में पड़ी हुई हैं, जिसमें मैंने शिकायत का इंदराज करवाया है कि मुझे किस तरह ऑनलाइन हिरासा किया गया है, लेकिन आज तक FIA ने कोई भी केस नहीं चलाया। इस बात का जवाब कौन देगा कि रियासत सिर्फ एक ही सियासी जमात की दादरसी करने के लिए है। इसी तरह सिर्फ जियो न्यूज़ ने 2016 से अब तक 6,224 शिकायतें दर्ज कराई हैं, मगर उनमें से सिर्फ 84 में शिकायत की तस्दीक के लिए बुलाया गया, बाकी कुछ नहीं हुआ, यानी सिर्फ तस्दीक के लिए बुलाया गया। इस हवाले से 173 रिमाइंडर्स भी भेजे गए, मगर अब तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन एक वफाकी वजीर की दरख्वास्त पर आधे घंटे के अंदर गैर मामूली कार्रवाई देखने में आई। सिर्फ यही नहीं, 12 अगस्त 2020 को 15 खवातीन सहाफ़ियों ने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मुश्तरका बयान जारी किया था और बताया था कि उन्हें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें अपनी खबरों में या तज्ज़िये में महज हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से निशाना बनाया जाता है।
उनके लिए सोशल मीडिया पर अखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। इस बयान में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी जमात के अंदर ऐसे तमाम मेंबरान से फौरी तौर पर इस तरह की हिरासानी बंद करने का हुक्म जारी करे। और बाद में इन खवातीन की तादाद बढ़ती चली गई और 170 तक पहुंच गई, जिन्हें हुकूमत या अरकान से यह शिकायत थी। और फिर खवातीन सहाफ़ियों ने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक हुकूमत से वाबस्तगी रखने वालों, सियासी जमातों, उनके हामियों और सोशल मीडिया विंग्स की तरफ से खवातीन सहाफ़ियों पर हमले हमारे काम, जहनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इन हमलों में सिन्फ पर मबनी हमले, जिनसी हिरासानी और गैर इम्तियाजी सलूक शामिल है। मीडिया में काम करने वाले खवातीन को जिस किस्म की ट्रोलिंग और बेहूदगी का सामना है, वो अखलाकियात के तमाम इक़दार को मजरूह करते हैं। साथ ही ऐसे मामलात पर हुकूमत, सियासी जमातों और इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सोशल मीडिया सेल्स के मैंडेट का बताया जाए, जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रहे हैं। बयान में खवातीन सहाफ़ियों ने कहा कि अक्सर ये लगता है कि इन सोशल मीडिया सेल्स का मैंडेट यही है कि वो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को बिना किसी सबूत के बदनाम करें। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इदारे अपने सोशल मीडिया विंग्स के मैंडेट से काबिल तस्दीक शफाफियत को यकीनी बनाएं और FIA एक ऐसा डेस्क तश्कील दे जहां खवातीन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्तों को सहूलत दी जाए। मगर इस मुश्तरका बयान के बाद भी आज भी खवातीन सहाफ़ियों की तरफ से तनकीद करने पर हुकूमती और दीगर हलकों से तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जाता है। उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, मगर इदारे टस से मस नहीं होते। यानी कानून वही है, इदारे भी वही हैं, निज़ाम भी वही है, मगर तरीक़े मुख्तलिफ हैं। एक तरफ मुकम्मल खामोशी है, बल्कि उल्टा खवातीन सहाफ़ियों को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और दूसरी तरफ एक गैर मामूली फुर्ती है, गैर मामूली तरीके से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा ये मामला सिर्फ एक फ़र्द से जुड़ा हुआ नहीं है। आज ही तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा की तरफ से FIA में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज़ ने इक़बाल जुर्म किया। साबिर हाशमी ने खातून अव्वल की किरदार कुशी की है। बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी से लेकर आज तक नून लीग नस्ल दर नस्ल लोगों की किरदार कुशी में मुलव्विस रही है, इसलिए मरियम नवाज़ को भी गिरफ्तार किया जाए। जबकि इससे पहले 14 फरवरी को FIA ने ही लाहौर से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साबिर हाशमी को गिरफ्तार किया। FIA के साइबर क्राइम विंग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ ट्रेंड चलाने पर साबिर हाशमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें लाहौर के इलाके मॉडल टाउन से गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता साल सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफ़क़त को भी साइबर क्राइम क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके FIA ने अचानक गिरफ्तार कर लिया था, बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। इन दोनों का शुमार भी हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों में होता है। आज वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ये मुराद सईद का पर्सनल इशू है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कि ये तो एक पर्सनल इशू है, तो वो जाने हो जाने, तो हमारा तो लेना देना कुछ। इसमें मेरा लेना देना क्या है? मुराद ने कराई है, FIA कराई है, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, अल्लाह वो जाने, वो अदालत जाने, वो जाने। इसमें फ्रंट खोलने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आती कि अगर किसी बंदे का आप टीवी के ऊपर गालियां निकालें और इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करेंगे तो वो क्या करेगा? उसने जाके गोली तो नहीं मारी, उसने पर्चा कराया जाके, जो कानूनी है उसने अपना, मुराद ने अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया। इसमें मतलब क्या वो करे, जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद क्या करे? वो तो FIA जाने या वो जाने। अब ये देखे ना, ये इसमें मेरी तो राय नहीं बनती ना, मैं तो इस वक्त किसी का वकील तो नहीं। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म के करीबी साथी और दोस्त मोहसिन बेग से उनके इतने शदीद इख्तिलाफ़ात कैसे हो गए? सालों से वज़ीर आज़म के साथ रहे, माजी में नून लीग पर भरपूर तनकीद करते रहे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर तनकीद करते। वज़ीर आज़म के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक था। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखिए कि करप्शन का जो लेवल जरदारी साहब की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, उससे 7 गुना बढ़ गया। ये तो एक एजेंडे के तहत इस मुल्क में इस दफा आए हैं, ये बदला ले रहे हैं इस मुल्क से। मियां साहब का एंड जो है वो आप देख लीजिएगा, बहुत करीब है। ये जितना कुछ इन्होंने किया 30 सालों में, इस गरीब कौम का जो माल लूटा, जिस तरीके से बेदर्दी से इन्होंने और सल्तनत बना के इन्होंने हुकूमत की दोनों भाइयों ने, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और आपको नहीं देना पड़ेगा, आपकी आने वाली नस्लों को देना पड़ेगा। और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, जितना पैसा इन्होंने बाहर भेजा है, देखिए चोरी का माल इन्होंने तो पूरी फैमिली को इस काम पे लगा दिया। हालांकि अगर आप चोर थे तो आपका ये काम नहीं था कि आप अपने बच्चों को भी इसी डगर पे डाल देते। जो अरबों खरबों की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये तो क्लर्क्स और ये जो सुपरिटेंडेंट्स को पकड़ते हैं, वो बेचारे तो मासूम लोग हैं। उन्होंने तो क्या करप्शन की होगी, उनको 6-6 महीने जेल में साल डाला हुआ है। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, ये शरीफ फैमिली देख लीजिए, इनके हजारों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिन पे कुछ नहीं हुआ।
आज यही मोहसिन बेग वज़ीर आज़म पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने बहुत से लोगों से चंदा लेकर 1 अरब रुपए से ज़्यादा चंदा कैश की सूरत में वज़ीर आज़म को दिया, जिसका पता नहीं उन्होंने क्या किया। नोट मैंने बहुत से लोगों से उनको लेके चंदा दिया जी, कैश की सूरत में था। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया उसका, वो मुझे नहीं पता, लेकिन लेके दिया बहुत से लोगों से। ओवर 1 बिलियन यस रुपीज़। उन्होंने तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से सोशल मीडिया पर मुहिम और मुखालफिन को गालियां दिलवाने का इल्ज़ाम भी वज़ीर आज़म पर लगा दिया। एक्चुअली वो सोशल मीडिया का जी इनका अपना एक सेटअप था और उसके भी पैसे एक साथ देते थे 25 लाख रुपए महीने, और वो उसका एक कैरेक्टर है। वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठता है, अभी उसके पैसे शायद पीटीवी से या रेडियो से जा रहे हैं 25 लाख रुपए। मुखालफिन को गाली दे, जिस तरीके से कौमी असम्बली में कंडक्ट देखा है मुराद सईद का या बाकी लोगों का, जिस तरीके से वो बदतमीजी होती है, इस पे खान साहब खुश होते हैं। किसी को 1 बार या 2 बार गाली देंगे तो नेचुरली जवाब में गाली ही आएगी, कोई फूलों का हार तो आएगा नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपनी आखिरी मुलाकात का किस्सा भी सुनाया और उन पर मज़ीद संगीन इल्ज़ाम लगाए। मैं जो लास्ट मेरी इनकी मुलाकात हुई उसमें तकरीबन सारे वजीर थे। फवाद था, बाबर अवान साहब थे, फरदौस थी, जुल्फी था। वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि हमीद हारून साहब को, शकील रहमान को ऐड बंद करो, पकड़ो, केसेस बनाओ। ने उधर मीटिंग में कहा ये सब गवाह हैं, आप इनसे अलहदा से पूछ सकते हैं। असद उमर साहब भी थे। केसेस और अरेस्ट वाली बात ना करें, अब आप सरकार में हैं। जब आप अपोजिशन में थे उन्होंने ठीक है आपकी मुखालफत जरूर की, लेकिन हमने आपको नीचे नहीं गिरने दिया। अगर वो एक खबर आपके नेगेटिव आती थी तो हम भी उसका काउंटर जवाब प्रॉपर दे रहे थे। उन्होंने यह तक इल्ज़ाम लगाया जो बहुत संगीन है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल भी एक लंदन की मार्केटिंग कंपनी के कहने पर होता है। कोई रुझान नहीं है। ये भी आपको एक बात बता दूं, एक कंपनी हायर की है जो इनको ये बता रही है कि आपने मजहबी बात करनी है ताकि हमारे लोग, आपको पता है मजहब से एक लगाव है, इमोशनल है। आपका कंडक्ट एज ए हुक्मरान रियासत मदीना वाला है। आप रोज झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे आके, तो रियासत मदीना आप जैसे लोगों के लिए थी। ये लंदन की एक कंपनी है। अच्छा। जो मेरे जराए हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपने मजहब का कार्ड ही इस्तेमाल करना है और मजहबी बात करनी है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनके पीछे FIA और FBI लगाई गई है। FIA लगाई हुई है पीछे, FBR टैक्सेस, ये वो कोई मसला नहीं है, मैं भुगत रहा हूँ। फिर इनका इंटीरियर मिनिस्टर साहब का था कि जी टीवी शोज में ना जाएं। फिर एक साहब चले गए जो बड़ा टीवी को कंट्रोल कर रहे थे, फ़ोन करना कि जी आप टीवी वाले मुझे ना लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इंतकामी कार्रवाई मैं इसको माइंड नहीं करता, क्योंकि थोड़े दिन रह गए खान साहब के, ये खुद भी भुगत लेंगे। हम तो FIA को भी झेलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने DG FIA को दावत दी, वफाकी वज़ीर मुराद सईद को दावत दी, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और मुशीर बराए एहतसाब मुसद्दिक़ अब्बासी साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी। वो हमें प्रोग्राम में नहीं आए हैं। हमारे साथ इस वक्त एजाज़ सैयद मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं। पहले एजाज़ सैयद से जाने के बाद बहुत शुक्रिया एजाज़, आप सारा दिन इस मामले को कवर करते रहे हैं। ज़ाहिर है एक तरफ तो इन्हें गिरफ्तार करने का, उनके घर पे छापे का मामला है जिसके हवाले से अदालत ने फैसला दे दिया, मगर दूसरी तरफ एक और मामला है जिसमें नज़र आ रहा है कि एहलकारों पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो रिमांड पर भी हैं। ये कैसे ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है, क्या आपको बताते हैं? आज जब FIA की इब्तिदा में टीम आई तो उनके बेटे से मेरी बात हुई कि उनके बेटे का ये कहना था कि हम इब्तिदा में ये समझे कि हमारे घर पे कुछ चोर आ गए हैं, क्योंकि उस इलाके में कुछ चोरियों की वारदातें भी हुई। तो इन्होंने ये समझकर कोई एक आध हवाई फायर भी किया, क्योंकि ये समझ रहे थे कि कोई बंदे इनकी दीवार फलांग रहे हैं, और दरवाजे के ऊपर भी आए। बाद में इस दौरान उनसे गुफ्तगू हुई तो पता चला कि वो अपना तारफ़ FIA के एहलकारों के तौर पे करवा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने उनसे मांगा कि आपके पास कोई वारंट है, कोई पर्चा है या नहीं है, तो वो उनके पास नहीं था। इसमें एक बात शाहजेब बहुत अहम है, वो बात यह है कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया FIA साइबर क्राइम्स विंग में, वो लाहौर सर्कल में दर्ज कराया गया है और उसका टाइम है 9 बजे, जबकि ये जो टीम है ये तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब वहाँ पर पहुँची हुई है इस्लामाबाद में मोहसिन जमील बेग के घर, और इनके पास वारंट नहीं है
और इब्तदाई तौर पे इनके पास मुकदमे की कापी भी नहीं है। और इस दौरान इनके जो मुलाजमीन हैं इन्होंने उस FIA एहलकार जो उनको नॉक कर रहा था, उनके दरवाजे को नॉक कर रहा था, उसको पकड़ा और उसका कार्ड चेक किया। तो इनके घर वालों और इनके मुलाजमीन से जो मेरी बात हुई है उनके मुताबिक वो एक FIA का रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं था। तो इन्होंने उसके साथ यहाँ पे स्कफल हुआ है और मोहसिन बेग साहब जो हैं उन्होंने उस जो एहलकार है उसको शायद कोई थोड़ा बहुत तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। और जाहिर है इस सारे मामले को वो जो FIA की टीम वहाँ पर बैठी हुई थी उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी। लेकिन अहम बात ये थी कि उस वक्त तक मोहसिन जमील बेग ये समझ रहे थे कि शायद उनको डराया जा रहा है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई वारंट नहीं है, इसलिए वो उनके घर पे आए। और फिर इस दौरान मोहसिन जमील बेग की तरफ से उनकी फैमिली की तरफ से पुलिस को भी कॉल की गई और FIA टीम ने भी पुलिस को कॉल की। तो 2 अलग कॉल्स गई। तो पुलिस इस दौरान आई और पुलिस मोहसिन जमील बेग को गिरफ्तार करके चली गई। अब जो इनका मौक़िफ़ है कि वो समझे कि कोई हमला या डाकू या इस किस्म की बात हुई है, मगर जब वो बाहर आते हैं जो फुटेज नज़र आ रही है उसमें उन्होंने एहलकार को पकड़ा हुआ है, उस पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। हालांकि वाज़ेह है कि सामने पुलिस की मोबाइल भी खड़ी हुई है। तो ये तो वाज़ेह लग रहा है कि अगर हुकूमत ने उनके खिलाफ शो ऑफ पावर किया था तो वो भी जवाब में शो ऑफ पावर ही कर रहे हैं, वो गलत था तो ये भी गलत है। तशद्दुद तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अगर वो FIA एहलकार था जिस पर उनको पूरा ट्रस्ट नहीं था तो पुलिस को बुलाते, उनके हवाले कर देते। तो वहाँ पे बाहर पुलिस की जो गाड़ी है वो भी खड़ी थी। लेकिन उस वक्त अगर स्टेट ऑफ माइंड उनकी देखें कि उनको इससे पहले नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉल आए थे कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको ये कहा गया था कि हम आपको सबक सिखाएंगे। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड भी थी, एक बैकग्राउंड भी था, क्योंकि उनका जो मौजूदा हुकूमत है के साथ एक टसल भी चल रही थी। तो एक पूरा एक बैकग्राउंड भी है इस सारे मामले में। और जाहिर है जो तशद्दुद है उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ बने। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब आपने उनको इंटरव्यू किया था अभी पिछले दिनों तफसीली तौर पर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि FIA FBR और बाज़ाहिर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए वज़ीर आज़म पर भी। आप उसमें जिक्र भी कर रहे हैं कि आप उन्हें कितना पुराना जानते हैं। ये बताइए कितना करीब थे ये वज़ीर आज़म इमरान खान के मुख्तलिफ सालों में इससे पहले? देखिए, करीब तो बहुत ज़्यादा थे और इस हद तक करीब थे कि उनके जो निजी मामलात में जो चंद अफराद को वो मशवरा जिनसे करते थे तो उनमें एक बेग साहब भी थे और जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उसमें भी उनसे मशवरा भी करते थे और वो उस मामले में ऑन बोर्ड रहते थे। और फिर उनकी जो इलेक्शन कैंपेन जितनी थी वो 2013 में भी और 2018 में भी। तो बुनियादी तौर पर चूँकि मोहसिन बेग साहब एक लॉबियस्ट और कैंपेन करने वाले आदमी भी है, मीडिया कैंपेन के भी, तो वो सारी ज़िम्मेदारी भी उनकी थी। इब्तिदा में तकरीरें भी उनकी लिखते थे या ज़्यादातर इनपुट उनका होता था, मीडिया स्ट्रेटजी में भी उनका इनपुट होता था। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जो यानी आप कह सकते हैं कि जो उनके करीब तरीन लोग थे कि पार्टी में भी, मसलन जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है तो उनका इब्तिदाई राब्ता या शमूलियत वगैरह पार्टी में ये भी उनके ज़रिए हुआ था। तो कई लोगों को पार्टी में भी वो लाए थे इमरान खान साहब की, और फिर टिकट दिलवाने में कई लोगों को टिकट दिलवाने में भी उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया था। तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा क़ुर्बत तो और कोई नहीं हो सकती। सब आपके इंटरव्यू में देखा मैंने कि ये अपने इख्तलाफात की वजह बता रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। माज़ी में हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि जो मुखालफिन हैं इमरान खान साहब के, उन पर भी वो कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते थे। एग्जैक्टली इख्तलाफ किस बात पर हुआ है? क्योंकि हुकूमती वज़रा इन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हें फाइनेंशियल फ़ायदा चाहिए था, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे किसी के लिए, वो नहीं हुआ, जिस बुनियाद पर ये उनसे नाराज़ हो गए। ये अब वो दोनों जानते हैं, असल हकीकत उन दोनों को पता होगा क्योंकि दो बंदों का मामला था। और उसी तरह वो पॉलिटिकल फिगर भी नहीं थे क्योंकि ना वो पार्टी ज्वाइन करते थे
और ना कोई उनके पास हुकूमती ओहदा होता था। वो जरदारी साहब के भी बहुत करीब रहे थे और जरदारी साहब के साथ भी उनकी दोस्ती है, उनके पड़ोसी भी हैं। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ से भी उनकी दोस्ती थी और फिर तारिक अज़ीज़ साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो भी उनके इंतहाई करीब थे और अभी तक उनके साथ उनका ताल्लुक़ है। तो और फिर ये हैसियत पिछले कई सालों से वो इमरान ख़ान साहब और उनकी बन गई थी कि दोस्ती भी थी और जो इमरान ख़ान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने का जो पूरा कैंपेन था उसमें उनका बुनियादी किरदार भी था। तो ये और उनका ताल्लुक़ इस तरह नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि कई वज़रा अपने मामलात उनके ज़रिए ख़ान साहब से हल करवाते थे या कुछ लोगों ने टिकट उनके ज़रिए दिलवाए थे। अब मोहसिन बेग साहब का दावा है एक तरफ और एक तरफ हुकूमती तर्जुमानों का दावा है। मोहसिन बेग साहब का दावा ये है कि जी मैं उनके रवैये को और तर्ज़ हुक्मरानी को देख के मायूस हुआ था और फिर वो कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट ये बना था कि जब मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मीर शकीदुर रहमान को और हमीद हारून को गिरफ़्तार करने का कोई बंदोबस्त कर लें। तो वो कहते हैं कि मेरा उनको ये मशवरा था कि नहीं, मीडिया के साथ आपको नहीं बिगाड़ना चाहिए, बीइंग ए मीडिया पर्सन। तो कहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद जो है मैंने उनका के साथ मैसेज करके और रब्ता ख़त्म कर लिया। और हुकूमती तर्जुमानों का ये दावा है कि वो एक रशियन कंपनी के लिए ठेका लेना चाहते थे और चूँकि उनकी बात नहीं मानी गई तो इसलिए वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ये कैंपेन शुरू कर दी। आपके इंटरव्यू में वो एफआई और एफबीआर की तरफ से तंग करने की तो बहरहाल बात कर रहे हैं, मगर जो उनका इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ रहा, जितनी करीबी दोस्ती थी, जितना वो उसको उन्हें सपोर्ट करते थे, माली इमदाद जितनी उनकी तरफ से की गई या फिर अरेंज कराई गई, उसके बाद वो तवक्को करते थे कि कम से कम उनके खिलाफ ऐसा नहीं होगा, या उनको लगता था कि उनके खिलाफ ये मामला हो सकता है? देखिए, ये डेढ़ साल पहले की बात है कि जब इनके मामलात ख़राब हुए थे तो उसके बाद मोहसिन बेग साहब को FIA के ज़रिए पता चल गया कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनके ख़िलाफ़ ये हिदायत मिले हैं। तो फिर कुछ चंद माह मोहसिन बेग साहब लंदन में रहे और उससे फिर अभी अब जब पिछले दिनों वापस आए तो उन्होंने TV टॉक शोज़ में भी जाना शुरू किया था, उनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे खुल के, और दूसरे चैनल्स भी उन्होंने यानी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने अमली तौर पर भी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी, यानी कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के साथ उठना बैठना और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रास्ता हमवार करना। तो उनका बिल्कुल एक मुकाबला हो चुका था। तो इमरान ख़ान ने ये बिल्कुल अंदिया दे दिया था और मोहसिन बेग ये समझते थे कि जो कुछ उनकी हुकूमत के बस में है वो उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है और जवाब में वो भी वही कुछ कर रहे थे। तो ये मेरे ख़्याल में कि एक्सपेक्टेड था कि अब इमरान ख़ान साहब को लोग समझते हैं कि ये भी शक है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ भी उनका ताल्लुक़ है, इसी तरह इस दौरान मुस्लिम लीग नून के क़यादत के साथ भी उनकी उठक बैठक पैदा हुई है। तो इमरान ख़ान साहब ये समझते थे कि वो उनके ख़िलाफ़ अब अमली और सियासी काम भी कर रहे हैं। वैसे तो मेरी मालूमात ये है कि इमरान ख़ान साहब ने सिर्फ मोहसिन बेग नहीं बल्कि नजम सेठी और मैं, हामिद मीर, आसमा शिराजी और मुर्तज़ा सोलंगी, इन सब को ऑर्डर दे दिया है कि वो हम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई मवाद बराबर करके गिरफ़्तारी का कोई बंदोबस्त कर ले। तो मोहसिन बेग तो ज़ाहिरी बात है कि उस मामले में सरे फहरस्त थे। मगर क्या वाकई नून लीग और तरीन ग्रुप के दरमियान कोई राब्तेकार का ये काम कर रहे थे क्या मोहसिन बेग? मैं ये नहीं समझता कि अब अगर जहांगीर तरीन कोई कुछ करना चाहेंगे नून लीग के साथ तो उनके लिए किसी वास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, या वो अगर इधर कुछ करना चाहेंगे। सियासतदान बड़े होशियार मखलूक है सियासतदान, और वो राब्तों के और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के कई ज़रिए हो सकते हैं। अलबत्ता वो सबके साथ उठक बैठक उनकी थी। अच्छा, मगर मुझे बताएगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप एग्जैक्टली क्या सोच रहा है? कल की मीटिंग के बाद भी ये इतलात है कि जहांगीर तरीन साहब को इख्तियार दे दिया गया है, कुछ की कुछ राय थी, कुछ की कुछ राय थी, मगर कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं आई है इस वक्त तक। क्या सोच रहे हैं जहांगीर तरीन साहब?
देखिए, इस वक्त जो मामला चल रहा है उसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि असल गेम प्लान का नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम और जरदारी साहब और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन, इन लोगों को इल्म है और ये अपने सेकंड टियर के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने पत्ते बिल्कुल वाज़ेह नहीं कर रहे हैं। मगर हुकूमत को ये एतमाद ज़रूर है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग थे उसमें बहुत कम रह गए हैं, हमने अक्सर को मना लिया है। तो जहांगीर तरीन साहब को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ गए तो MNA MP जो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खानों में नजर आ रहे हैं, वो उनके साथ भी रहेंगे, तितर बितर नहीं हो जाएगा उनका ग्रुप। देखिए, ये जहांगीर तरीन का एक तो कमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि ख़ुद इस वक्त पार्टी के अंदर इंतशार है। दूसरा उसमें एक बुनियादी फैक्टर ये है कि ये जो पार्टी थी, जब उसमें हवा भरने का फ़ैसला हुआ तो मैक्सिमम लोग वो थे कि जिनके साथ जोड़ तोड़ वो जहांगीर तरीन ने की थी और जहांगीर तरीन ही के ज़रिए वो पार्टी में आए थे। तो उसके बाद उनका शिकवा शिकायत भी जहांगीर तरीन से होता था और अब अगर जहांगीर तरीन ख़ुद दूसरी तरफ चले गए हैं या उनको उस तरफ धकेल दिया गया है तो मेरे ख़्याल में उन लोगों पे कंपैरेटिवली उनका उनके साथ रब्त ज़ब्त भी है और असर रसूख भी है। और जब कोई सीरियस मूव इन लोगों को नज़र आ जाए तो फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि वो फिर जहांगीर तरीन की क़यादत में इकट्ठे होंगे, क्योंकि अगर PDM के साथ कोई बात होगी या नून लीग के साथ बात होगी फ्यूचर के सेटअप के लिए तो उसको तो जहांगीर तरीन लीड करेंगे, इसलिए ये लोग नेचुरली अपने आप को फिर जहांगीर तरीन के साथ जोड़ेंगे। शुक्रिया असीम साहब, फिर आपका तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, एक और आम डेवलपमेंट, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाल ही में इलेक्शन कमीशन से ताहयात नाअहल होने वाले तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाउडा की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गई है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने फैसल वाउडा की अपील को नाकाबिले समाअत करार देकर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, जबकि आज ही इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाउडा के वकील साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने ताहयात नाअहली को सियासतदानों के लिए सजाए मौत करार दे दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो फैसल वाउडा को नाअहल करार देता। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला नहीं सुना सकता। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने उनसे कहा कि बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था, आप टेक्निकल ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, बताएं इलेक्शन कमीशन ने कहां गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर जारी किया और बयान हल्फी को हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान हल्फी गलत निकला तो उसके संगीन नताइज होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद दिमाग दिए कि आप नेक नीयति से बताएं कि जब बयान हल्फी दायर किया तो दोहरी शहरियत थी या नहीं थी, ये बताएं अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया था या नहीं, इसकी तारीख क्या है। तो फैसल वाउडा के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी की इंक्वायरी तो कर सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि उसके बाद का क्या तरीकाकार है। तो फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाता कि आपने कहा था कि बयान हल्फी झूठा निकला तो उसके नताइज होंगे। तो फैसल वाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि झूठा बयान हल्फी आए तो इंक्वायरी के बाद कोर्ट ऑफ लॉ को कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि झूठा बयान हल्फी ऐसे तस्वुर किया जाएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ हो। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे? बेंच को सिर्फ इतना समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या करें। फैसल वाउडा के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ना कि झूठे बयान हल्फी के नताइज होंगे, ये तो नहीं कहा कि क्या नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में झूठे बयान हल्फी के लिए तौहीन अदालत का लफ्ज नहीं लिखा गया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तौहीन अदालत है, आप फैसले का मुतल्लिका पैरा पढ़ें, सिर्फ ये बताएं कि फैसल वाउडा कैसे नेक नियति साबित करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि फैसल वाउडा का बयान हल्फी झूठा था, तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करता। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून है जिसमें कई कानून साजों को नाअहल भी किया गया है। इस केस को छोड़कर समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। क्या फैसल वाउडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराया था? तो उनके वकील ने तस्लीम किया कि फैसल वाउडा ने कभी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। तो फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए
कि फैसल वाउडा अपनी नेक नियति साबित करते और सर्टिफिकेट पेश करते। अदालती फैसले के बाद जिम्मेदारी पटिशनर पर थी कि वो शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करते। तो फैसल वाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि यह बात शहादत से साबित हो सकती है कि जानबूझकर झूठा बयान हल्फी जमा नहीं कराया गया। वसीम सज्जाद के दलाइल पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज ये भी कहा कि अब आप पटिशन आईनी अदालत में लाए हैं तो क्या ये कोर्ट नाअहली का फैसला सुना दे? क्या पटिशनर कल तक इस अदालत में अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं? तो फैसल वाउडा के वकील ने मौका अख्तियार किया कि फैसल वाउडा का बयान हल्फी झूठा भी साबित हो जाए तो वो सिर्फ बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहल हो सकते थे। वो बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जिस इलेक्शन के लिए बयान हल्फी जमा कराया गया सिर्फ उसी निशिस्त के लिए नाअहल हो सकते हैं। ताहयात नाअहली का फैसला नहीं हो सकता। एक मौके पर फैसल वाउडा के वकील ने यह भी कहा कि सियासतदान के लिए ताहयात नाअहली सियासत में सजाए मौत है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि यह सजाए मौत बहुत से सियासतदानों को मिल चुकी है। फैसल वाउडा ने इलेक्शन कमीशन के 9 फरवरी के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर आज ये समाअत हुई और आज ही उनकी अपील काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया गया था, जिसे आज ही सुनाया गया और फैसल वाउडा की अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है और उनकी नाअहली के फैसले को बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज ही 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि फैसल वाउडा का अपना कंडक्ट ही उनकी नाअहली की वजह बना और वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। तहरीरी फैसले में मज़ीद लिखा गया है कि ये अदालत खुद को इस बात पर कायल नहीं कर पाई कि इलेक्शन कमीशन के 9 फरवरी के फैसले में कोई कानूनी खामी है और उसमें मुदाखलत की ज़रूरत है और यूं इस पटिशन को मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बयान किए गए हालात और रिकॉर्ड से यह वाज़ेह है कि फैसल वाउडा का कंडक्ट एक लंबे अरसे तक तौहीन आमेज रहा। वो इस अदालत और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को डिले करते रहे और किसी गैर मुल्की मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करने से इनकार किया। हालांकि ये सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नियति साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल वाउडा ने इस अदालत में ज़ेरे समाअत मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए कौमी असम्बली की निशिस्त से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात और दरख्वास्त गुजार के अपने कंडक्ट से यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में दरख्वास्त गुजार ने एक झूठा बयान हल्फी जमा कराया था। लिहाजा फैसल वाउडा का कंडक्ट एक मुंतखब नुमाइंदे की नाअहली की वजह बना और अफसोस है कि वो खुद अकेले ही इस अंजाम के जिम्मेदार हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की निशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इस निशिस्त पर 9 मार्च को सिंध असेंबली की इमारत में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन से नाअहली के बाद फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां आज उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।